हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज था मेरा अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्जामिनेशन। आप लोग से मैं शेयर करूँगा मेरा पेपर रिव्यू कि मेरा पेपर कैसा गया और क्या था। मेरा आया था बेसिकली सेट 3 और ये है मेरा कुछ पेपर, आप देख सकते हो। MCQ मैं बोलूँगा 4 ट्रिकी थे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से बोलूँ तो इस सेट में यही वाले सेट में बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे थे सी। मैं हो गया था कंफ्यूज कि मेरे को क्या हो रहा है, सारे MCQ के आंसर सी क्यों आ रहा है। फिर मैंने देखा तो एक ही पैटर्न फॉर्म होता था सी MCQ का। जो पास होना चाहते थे, अगर उन्होंने सब ऑप्शन सी कर लिए होते तो उनके 7 या 8 MCQ राइट पड़ते भाई साहब। फिर सी वाले पैटर्न हो गए, फिर सब ए आ रहा था मेरा। MCQ कुछ इस प्रकार के थे, इजी थे थोड़े, लेकिन मेरे को एक MCQ में डाउट है, जो कि है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला, ये वाला। ये MCQ में मेरे को डाउट आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने गूगल किया, वैसे तो 2400 दिखा रहा है। या उसमें 1 मार्क कटेगा। अब आते हैं सेक्शन बी में, मीन्स 3 मार्क वाले क्वेश्चन में। ये था कुछ, ये गुडविल वाला क्वेश्चन था। इसमें कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट दोनों फाइंड करना था। गुडविल वाला क्वेश्चन जो होता है वो तो इजीली हो जाता है, लेकिन गुडविल में भी इस बार 2 पार्ट्स पूछे थे। जिन लोगों को कैपिटलाइजेशन वाला मेथड नहीं आता होगा, उन लोग के 1.5 मार्क कटेंगे। और कैपिटलाइजेशन से ही थोड़ा बहुत सुपर प्रॉफिट लिंक था, तो वो थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स को। और बाद में था क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ठीक था, मैंने ये वाला किया, ये डिबेंचर्स वाला, क्योंकि शेयर्स वाला मेरे को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए ये थोड़ा इजी था परचेस कंसिडरेशन वाला। मैंने ये वाला सम किया। अभी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 था हमारा ये कुछ, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट और P&L अप्रोप्रिएशन के बीच में ऑप्शन दिया था। पास्ट एडजस्टमेंट तो पता है बहुत टाइम लेता है। P&L अप्रोप्रिएशन गारंटी वाला सम था। मेरे को गारंटी आता था पूरा। इसमें लिखा है समीर एंड मनवीर आर पार्टनर्स इन अ फर्म, वो 5:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो रखेंगे, जो पुराना था वो। और जो नया पार्टनर है 1/5 वाला, जो नया पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है। तो उस पार्टनर का मैंने पहले शेयर निकाला, मीन्स जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट था, जो कि था आई गेस 3,20,000 जैसा कुछ था। हाँ, ये रहा 3,20,000 का उसका नेट प्रॉफिट था। तो मैंने उसका पहले शेयर निकाल लिया 1/5, और बाकी का जो शेयर बच रहा था इसमें, जो उसका 1/5 माइनस करने के बाद, जो कि 64,000 इसका बिना गारंटी के शेयर आया था, और उसको 16,000 रुपये देने थे। 64,000 को माइनस करने के बाद 5:3 में बांट लेना है उसको, और मैंने उसको 5:3 में बांटा था। और उसको फिर 5:3 में बांटने के बाद उसका 64,000 आ रहा था, और इस सब में ये लिखा है कि 3:5 में वो लोग कंपनसेट करेंगे नए पार्टनर को। तो ये वाली एडजस्टमेंट लोगों को ट्रिकी लग सकती है, लेकिन मैंने इसके TS गरेवाल के क्वेश्चन किए थे तो मेरे को इतना ट्रिकी नहीं लगा। फिर कमिंग बैक टू क्वेश्चन 20, ये वाले क्वेश्चन में मेरा थोड़ा जर्नल एंट्री का दिक्कत आया था, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया। इसमें लिखा है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और नेट प्रॉफिट है बराबर। इसका 7% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या बोलते हैं, कमीशन। हाँ, तो कमीशन मैंने इसका 7% निकाल लिया, जो कि 7,000 था,
और जो 93,000 था उसको मैंने 4:3 में बांट दिया और उसकी जर्नल एंट्री उस हिसाब से कर दी। अभी आता है क्वेश्चन 21 डिबेंचर का। भाई साहब कितना लंबा क्वेश्चन था ये। इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी बनाना है, इसकी एंट्री भी करनी है और जो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है वो भी करना है। मेरा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आया 3,20,000 और सिक्योरिटी प्रीमियम में था 1,80,000। सो बाकी का पैसा जाएगा स्टेटमेंट ऑफ P&L से। भाई कुछ लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं लिटरली बोल रहा हूँ। कितना प्रेशर वाला इंटेंस माहौल था और मैंने ये किया हो नहीं रहा था मुझसे, किया करते गया। मेरे को लग रहा था कि मेरा टाइम कम पड़ेगा और ऐसा ही हुआ। 4 एंट्री भाई, तुम 4 मार्क में इतना सारा क्यों दे रहे हो? वाई लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्यों? और ये 22nd सम, भाई ये थोड़ा इजी सम था। इसमें इसके शेयर का गुडविल निकालना था, फर्म का गुडविल और इसका गुडविल। सो वो मैंने निकाल लिया, इसका तीनों का एवरेज प्रॉफिट और इंटू 4 टाइम्स से उसको मल्टीप्लाई करना था। सो वो मैंने किया। अभी हीना का शेयर भी निकालना था, वो भी किया। जो प्रॉफिट का शेयर था वो लास्ट ईयर के बेसिस पे था 3,20,000, तो उसको 3,20,000 को उसका शेयर जो था जो कि था 2:10 वो किया और वो मरी थी 1 जुलाई को, तो मैंने 3/12 कर दिया। सो वो तो इजी था और इसकी जर्नल एंट्री पास कर दी, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ये था रियलाइजेशन प्लस पार्टनर्स कैपिटल। भाई मैं कंफ्यूज हो गया था इसमें, ये वाले क्वेश्चन में मैं कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन कर लिया समवॉट। पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना था लेकिन इजी था, लेकिन मेरे को थोड़ा लेंदी लगा क्योंकि मेरे कैलकुलेशन एरर्स बहुत आते हैं। फिर ये 24 था एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस था 6 मार्क का क्वेश्चन में। सो भाई मेरा जर्नल एंट्री, भाई इतना सारा जर्नल एंट्री कौन करेगा? इससे अच्छा मैंने ये वाला किया, लोन अकाउंट बनाने वाला। क्वेश्चन नंबर 24 का बी, ये इजी था, एकदम इजी था। तुम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट का गेन दिया हुआ था पहले से, ये तुम देख सकते हो। और उसमें पार्टनर्स कैपिटल बनाना था और लोन अकाउंट बना था। लोन अकाउंट में 4,000 का लोन आएगा, 4 लाख का लोन आएगा, सॉरी। सो 4 लाख का लोन दो इक्वल इंस्टॉलमेंट में तुम नहीं बांट सकते हो ऑफकोर्स। 12% का ब्याज है, तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम बच गया क्योंकि मेरे को रेडीमेड सब करना था। अगर मैं जर्नल बर्नर करता तो मेरा बहुत सारा टाइम खोटी होता। फिर भाई ये सब मेरे को लग रहा था कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन ये सब ने बचाया मेरे को। पूरा कंपनी का बैलेंस शीट का MCQ तुम देखो एक बार, देखो तुम निहारो इस सब को। ये तुम्हारा लाइफ सेवियर है अगर तुमको कंपनी की बैलेंस शीट आती है तो। ये देखो पूरा 6 मार्क का MCQ, तुम सोच सकते हो तुम। फिर मेरे को लगा कि मेरा पेपर हो जाएगा टाइम पे, और फिर ये देखो, ये तो इसको भाव नहीं देने का, ये ज़्यादा इजी है। इसमें तुम्हारा टाइम एफर्ट सब जाएगा। सो ये वाला करो, समझदार बनो। फिर आता है पार्ट बी। भाई साहब पहला MCQ कितना ट्रिकी था ये वाला। इसमें लिखा है इन केस ऑफ नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज रिसिप्ट्स ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इज कंसिडर्ड एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नहीं भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, तो ये गलत है। और इन केस ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइज रिसिप्ट्स ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नहीं, फाइनेंसिंग एंटरप्राइज में ये होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि फाइनेंसिंग एंटरप्राइज का रोज का काम है कि वो इंटरेस्ट रिसीव करे और पे करे। सो इसमें बहुत सारे लोग ट्रिक कर सकते हैं, तो इसका आंसर आएगा डी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। सो मैं तो ये करके आया हूँ और ये करेक्ट भी है, आज मैं पढ़ के भी गया था। अभी आता है ये क्वेश्चन 28, 29।
क्वेश्चन 28 में दो दो और के ऑप्शन थे, दोनों तुमको मार्केटेबल सिक्योरिटी के रिलेटेड पूछे थे। मैं ये बी वाला करके आया और का। सो इसमें आएगा परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी। वो फ्लो ऑफ कैश थोड़ी होता है, नॉट लिखा है, नॉट। तो परचेस ऑफ मार्केटेबल, सॉरी गाइस, परचेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी आएगा उसमें, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटी आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का पार्ट। सो और ये 29 सम, ये भी थोड़ा सा इजी था, इसमें खाली फोर्थ आएगा, ओनली फोर्थ, क्योंकि ये सारे ट्रांजैक्शंस नहीं बढ़ाते ग्रॉस प्रॉफिट को, ये सारे विड्रॉ के ऑप्शन हैं। और ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये है आरएफओ। इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट। सो ये ओनली फोर्थ भाई। ये इसमें आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मैं आज ही पढ़ के गया था इस सिम को। इसमें लिखा है पीएनएल और बैलेंस शीट का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसमें आता है पीएनएल और बैलेंस शीट। और ये और वाला भी इजी था। अब आते हैं इस पे, ये कौन सा सम है? ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। भाई हद से इजी, सब में आंसर एक जैसा आ रहा है, लेकिन एक दो में वैल्यूज़ अलग अलग आई थी। अब ये भी इजी था, जो 32 वाला था, हेड सब हेड लिखने थे, उसकी प्रैक्टिस तो भाई दबा के करके गया था मैं। अब आता है क्वेश्चन 33, रेशियो एनालिसिस। इजी था, बहुत इजी था, आराम से कर सकते हो। दोनों ऑप्शन इजी थे, लेकिन मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया। अब आ जाता है कैश फ्लो। भाई साहब, इसमें क्या लिखा है पता है? देखो, ये नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, मतलब ये है सरप्लस ऑफ पीएनएल। इसमें अगर हम ये जोड़ेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, बराबर। और ये नॉन टैक्स नॉन ऑपरेटिंग में नॉन कैश एक्सपेंस में जुड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, बराबर। खाली इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनानी थी, लेकिन भाई कितना ट्रिकी सम पूछा ना। बैलेंस शीट दी तुमने कंपेयर करने के लिए, लेकिन मेरा हो गया, मैनेजेबल था। इसमें था कि गुडविल का अमोर्टाइजेशन क्या है, व्हाट इज़ द अमाउंट, और सेल ऑफ मशीनरी तुमको बैठा बुक वैल्यू दिया हुआ था, और ड्यूरिंग द ईयर 30,000 के गेन में। ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता है, क्योंकि ये हमारा रोज का काम नहीं है मशीन बेचना। और ड्यूरिंग द ईयर ट्रेड रिसीवेबल वॉज डिक्रीज, तो सब ऐड आइटम्स में आएगा। ऐड आइटम्स में सब आएगा, क्योंकि या तो या तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, या तो करंट असेट्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो सब ऐड में आएगा। तो वहाँ पे थोड़ा सा चकरा सकते हो तुम लोग। सो बाकी ये था आज का पेपर का रिव्यू। इजी था अगर सही से समझ लो। और बाकी आया था सबसे हार्ड तो नहीं बोल सकते, लेकिन कैश फ्लो थोड़ा हार्ड था, और ओवरऑल लेंदी पेपर था। मैं बोल सकता हूँ लेंदी पेपर था। मैं खुद घबरा गया था कि मेरा पेपर छूट जाएगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। लेकिन भाई जो इन लोगों ने ये शेयर कैपिटल की बैलेंस शीट दी है ना 6 मार्क में, मैं खुश हो गया। और मैंने पेपर पहले पार्ट बी किया, उसके सारे एमसीक्यू से लेके कैश फ्लो किया, फिर मैंने पार्ट ए किया। पार्ट ए के भी मैंने पहले एमसीक्यू रीडिंग टाइम में मार्क कर लिए थे, और मार्क भी ऐसे किए थे, थोड़ा सा डॉट लगाया था पेंसिल से ताकि दिखे नहीं इन्विजिलेटर को। तो तुम ये स्मार्ट हैक यूज़ कर सकते हो, क्योंकि 8 से 9 एमसीक्यू तुम आराम से रीडिंग टाइम में पार्ट ए के निपटा सकते हो, क्योंकि पार्ट ए के एमसीक्यू बहुत टाइम लेते हैं। अगर तुम अपना रीडिंग टाइम से हटके तुम पेपर लिखने के टाइम पे अगर करोगे, तो तुम्हारा बहुत सारा टाइम खोटी होगा। सो इससे तुम अपना टाइम स्मार्टली बचा सकते हो रीडिंग टाइम में एमसीक्यू निपटा के। और पार्ट बी के एमसीक्यू क्या, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लेकिन तुम कर सकते हो। सो ये था मेरा पूरा पेपर का रिव्यू अकाउंटेंसी का। होप सो तुमको अच्छा लगा हो। थोड़ी सी लंबी हो गई है वीडियो, लेकिन तुमको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे अच्छे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को
तुम बहुत सारे रीच दो ताकि सबको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। सो ये था अकाउंटेंसी सेट 3 का रिव्यू। मैं मिलूँगा तुम लोगों से अगले वीडियो में। बाय गाइस।